हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फाइनली वी आर मेकिंग अ वीडियो ऑन म्यूचुअल फंड्स फॉर 2026 एंड बियॉन्ड। तो लास्ट ईयर 2025 में हमने ये वीडियो करी थी एंड 2025 की वीडियो में हमने डिस्कस करे थे म्यूचुअल फंड्स लाइक पीपीएफएस, फ्लेक्सी कैप, हीलियोस फ्लेक्सी कैप। आई थिंक तब उनका लॉन्च ही हुआ था, 6 मंथ्स ही हुए थे एंड ओवर द लास्ट 1 ईयर द म्यूचुअल फंड हैज डन प्रीटी वेल। एंड देन वी ऑल्सो डिस्कस कि निफ्टी 50 के अंदर अगर किसी को लमसम्स डालने हैं तो व्हाट आर दोज लेवल्स टू लुक एट व्हेन इट कम्स टू द निफ्टी रैंकिंग फ्रेमवर्क जो हम एसओआईसी में यूज करते हैं। एंड फाइनली वी ऑल्सो डिस्कस अनदर म्यूचुअल फंड दैट इज बाय द नेम ऑफ ओल्ड पेज कैपिटल। राइट, तो आज के इस एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे इज दैट पहले तो हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड वर्सेस एक्टिव स्टॉक पिकिंग के प्रोज एंड कॉन्स। राइट, क्योंकि काफ़ी लोग इन्वेस्टिंग के अंदर नए आए होते हैं, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग और एक्टिव स्टॉक इन्वेस्टिंग में एक बहुत कंफ्यूजन रहती है और एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे को आता है। सेकेंडली हम देखेंगे कि अगर किसी को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करनी है तो क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, म्यूचुअल फंड पिकिंग के लिए क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए। देन वील डिस्कस म्यूचुअल फंड अक्रॉस कैटेगरीज। अगेन, ये कोई फुल प्रूफ वो नहीं है कि कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है इसमें से मिस आउट भी हो जाए, बट हम आपके साथ एक रैंकिंग फ्रेमवर्क शेयर करेंगे, एक चेकलिस्ट टाइप अप्रोच शेयर करेंगे कि हमारी चेकलिस्ट में ऐसे कौन से 5 to 6 म्यूचुअल फंड्स आते हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एंड देन फाइनली हम लोग पैसिव इन्वेस्टिंग की बात करेंगे कि पैसिव इन्वेस्टिंग में आप कौन से ईटीएफ्स देख सकते हैं, सेक्टर्स देख सकते हैं। And we also discuss some of the ETFs or the sectoral ETFs which might be good for the next 1 to 2 years. So this is the idea of this video, and this video is being made for passive investors. तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम म्यूचुअल फंड वर्सेस एक्टिव इन्वेस्टिंग में देखें तो क्यों काफ़ी बारी एक्टिव इन्वेस्टिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए डेंजरस हो जाती है। तो इसका एक बड़ा सिंपल रीज़न है कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो वॉलेटिलिटी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि एक एंकर बाइस करके और एक लॉस एवर्जन करके इन्वेस्टिंग के अंदर बहुत ही कॉमन चीज़ है। एंड आफ्टर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स और ऑब्जर्विंग देम, तो व्हाट हैपेंस इज दैट अगर कोई अपना एक्टिव पोर्टफोलियो रन कर रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो स्टॉक लॉस में होएगा उस पे ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स सारा फोकस रहता है। वेयर एज पोर्टफोलियो लेवल पे क्या रिटर्न बन रहा है इस पे बहुत ही रेयर लोगों का फोकस होता है, एंड दिस इज व्हाट लीड्स टू ट्रबल इन एक्टिव स्टॉक इन्वेस्टिंग। बिकॉज म्यूचुअल फंड के अंदर लोग क्या देखते हैं, नेट एसेट वैल्यू, एनएवी देखते हैं फंड की। आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पे जाके क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, आप नेट एसेट वैल्यू देख रहे हैं, एनएवी देख रहे हैं। तो एनएवी की जो फ्लक्चुएशन है वो इतनी फास्ट या कम नहीं होती वर्सेस जितनी एक्टिव स्टॉक्स की फ्लक्चुएशन होती है। इवन तो पोर्टफोलियो लेवल रिटर्न्स किसी को मतलब एंकर करना चाहिए, बट फिर भी रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी बारी लॉस एवर्जन बायस की वजह से एंड एंकर बायस की वजह से एक्टिव इन्वेस्टिंग नहीं कर पाते। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होती है एक्टिव इन्वेस्टिंग में, लैक ऑफ टाइम। राइट, तो लैक ऑफ टाइम एंड लैक ऑफ एरियाज ऑफ डिफाइंड कॉम्पिटेंस। कि अगर आपको कोई सेक्टर नहीं पता तो काफ़ी बारी होता है कि लोग कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग करते हैं, तो जो सेक्टर नहीं पता उसमें जाके 30% एलोकेशन डाल के बैठ जाएंगे। एंड देन वेन एवर देर इज अ शेकआउट या फिर सेक्टर थोड़ा भी डाउन टर्न में जाता है, देन पीपल स्टार्ट वंडरिंग कि क्या करूँ, इस स्टॉक को बेचूं, इस स्टॉक को रखूँ। एंड काफ़ी बारी ऐसा भी होता है व्हाट पीपल आर थिंकिंग कि अगर मेरे प्राइस पे आया तो मैं स्टॉक को बेच दूंगा। राइट, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू इन्वेस्ट। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में क्या एडवांटेज होता है कि देयर इज अ ट्रेन्ड फंड मैनेजर, दे हैव डिफाइंड फ्रेमवर्क्स, दे हैव डिफाइंड बेंचमार्क टू बीट एंड दे हैव डिफाइंड कैप्स कि एक सेक्टर में इससे ज़्यादा एलोकेशन नहीं हो सकता, एक स्टॉक में इससे ज़्यादा एलोकेशन नहीं हो सकता। सो इट्स अ डाइवर्सिफाइड अप्रोच। एंड बिकॉज एनएवी लेसर वॉलेटाइल है तो इन्वेस्टर्स एंड अप बीइंग लॉन्ग टर्म रिगार्डलेस, बिकॉज दी लॉन्ग टर्म में इफ एनीवन इज इन्वेस्टिंग फॉर 3 4 5 6 7 years, you tend to get very good outcomes because base rates are in favor of long term investing success. But a lot of people they don't understand this क्योंकि recency bias होती है कि यार अभी ये वाला सेक्टर अच्छा कर रहा है। जैसे सोलर सेक्टर की बहुत लोग बात कर रहे हैं, पर अब एकदम सोलर सेक्टर में डी रेटिंग हो गई। राइट, तो अगर किसी ने 100% ही सोलर सेक्टर में डाल दिया हो तो अगेन दे आर सिटिंग एट अ मैसिव पोर्टफोलियो लॉसेस। बट डाइवर्सिफिकेशन ऑन द पोर्टफोलियो लेवल इज इक्वली इंपॉर्टेंट। राइट, तो इस वजह से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में काफ़ी बारी लोग सक्सीड कर जाते हैं। तो यही पे मैं एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करूंगा कि जो भी एक्टिव इन्वेस्टिंग में फर्स्ट टाइम आए हैं तो व्हाट यू शुड डू इज दैट यू शुड हैव अ मेजॉरिटी ऑफ योर पीएफ इन द फंड्स, इन द म्यूचुअल फंड्स, निफ्टी 50 और सेक्टोरल ईटीएफ्स। इसमें आप पहले मेजॉरिटी ऑफ एसेट एलोकेशन करके रखिए एंड एक्टिव स्टॉक पिकिंग में ट्राई टू मैनेज विद 5 10 20% ऑफ योर कॉर्पस। राइट, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्फिडेंस इंटरवल। अगर कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है तो हो सकता है आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। एंड एवरी 2 3 ईयर्स में कंपेयर कीजिए कि आपके म्यूचुअल फंड्स ने आउट परफॉर्म करा है, इंडिविजुअल स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म करा।
अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक से म्यूचुअल फंड्स को ज़्यादा आउट परफॉर्म कर पा रहे हैं तो मे बी इट इज़ राइट फॉर यू टू गेट मोर कैपिटल इनटू योर इंडिविजुअल स्टॉक पोर्टफोलियो वर्सेस व्हाट यू आर गिविंग टू द म्यूचुअल फंड्स। बट अगर आपके पास लैक ऑफ टाइम है, यू आर वर्किंग समवेयर एंड आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, आप रिसर्च नहीं कर पा रहे, आप हफ्ते के अंदर 2-3 घंटे भी नहीं निकाल पा रहे, देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू गिव योर कैपिटल टू म्यूचुअल फंड्स एंड लेट देम कंपाउंड। एंड आप कंपेयर कर सकते हैं कि मेरे स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स में क्या चल रहा है। बट अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के साथ किसी को प्ले नहीं करना चाहिए बिकॉज म्यूचुअल फंड आर डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ समवंस फाइनेंशियल प्लानिंग बिकॉज अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स दे लैक ऑन द EQ पार्ट। IQ पार्ट में हम एनालिसिस सीख जाते हैं बट EQ पार्ट में काफ़ी लोग हार जाते हैं बिकॉज EQ पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। बिकॉज आप किसी को व्हेन टू सेल अ स्टॉक भी सिखा सकते हैं बट जो एक इमोशंस होते हैं लॉस देख के, अगर 10-15% का किसी को लॉस दिखा तो इमोशंस को आप काउंटर नहीं कर सकते। दैट्स द इंटायर प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिंग बिकॉज पोर्टफोलियो लेवल रिटर्न्स पे बहुत कम लोग एंकर होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम ऑफ डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टिंग है। इस वजह से म्यूचुअल फंड एज अ टूल इज अ गॉड सेंट टूल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो आज हम क्या करेंगे कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स आप देख सकते हैं एंड हम लोग नेचर ऑफ रिटर्न्स की भी बात करेंगे। फिर हम सेक्टोरल ETFs की बात करेंगे या फिर हम पैसिव ETFs की बात करेंगे एंड फाइनली वील ट्राई टू सी विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स कुड बी इंटरेस्टिंग गोइंग फ्रॉम हियर। एंड बिफोर वी गो टुवर्ड्स द चेकलिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड पिकिंग, एक चीज आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी कि व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स और इवन पैसिव ETFs या फिर पैसिव फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करें तो थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ यूनिट कलेक्टर। यूनिट कलेक्टर का मतलब क्या है कि एक्चुअली में बहुत वॉलिटिलिटी होती है म्यूचुअल फंड्स में या मार्केट्स के अंदर। तो अगर आप PPFAS का भी लॉन्ग टर्म रिटर्न देखते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टैट दिखाता हूँ। अगर आप PPFAS का लॉन्ग टर्म रिटर्न देखते हैं तो 2014 टू 17 में ऑन एन एवरेज देयर CAGR वाज 15 टू 20%। 2018 में इट वाज -1 टू -2%। 2020 कोविड क्रैश में देयर फंड फेल ऑलमोस्ट बाय 22%। फिर 2020 टू 2021 में ऑलमोस्ट 60% प्लस की रिकवरी आई, 22 में फ्लैट एंड देन 23-24 ऑनवर्ड्स भी 20% प्लस का गेन आया एंड 2025 में आई थिंक हाई सिंगल डिजिट रिटर्न आई है। बट इस पूरे सिनेरियो में हैड समवन जस्ट डन एन SIP 2016-17 से तो आई थिंक XIRR का नंबर वेल नॉर्थ ऑफ 22 टू 23% होएगा। तो यूनिट कलेक्टर का क्या मतलब होता है कि जब भी आप एक SIP करते हैं, राइट, सपोज करते हैं आप 10,000 रुपीज़ की SIP कर रहे हैं और एक म्यूचुअल फंड का NAV 100 रुपीज़ है, तो आप म्यूचुअल फंड के उतने यूनिट्स ले पाएंगे, राइट। नाउ सपोज करते हैं कि 100 रुपीज़ की NAV गिर के 90 हो जाती है और आपकी SIP 10,000 ही है, तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपके पोर्टफोलियो या फिर आपके डीमैट के अंदर आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट स्टार्ट इंक्रीजिंग। देन इवेंचुअली SIP का फायदा क्या है कि गिरती हुई मार्केट में भी आप खरीदते जाएंगे सिस्टमैटिकली विच इज अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। एंड जब मार्केट ऊपर जा रही है तब आपकी यूनिट एलोकेशन अब कम होती है बट क्योंकि आपने ज्यादा यूनिट्स गिरती हुई मार्केट में ले लिए होते हैं तो यू एंड अप बेनिफिटिंग मैसिवली व्हेन द अपटर्न कम्स। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ SIP एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ थिंकिंग योरसेल्फ एज अ यूनिट कलेक्टर। अगर आप सोचेंगे कि आप यूनिट कलेक्टर है तो आप 4 to 5 म्यूचुअल फंड्स, लाइक एक्चुअली में 3 to 4 म्यूचुअल फंड्स आर मोर देन एनफ फॉर यू। But think of yourself as a unit collector always. This is something to remember because if someone sticks in mutual funds, right, and over a long period of time, massive wealth creation happens. There have been mutual funds which have gone 100 times over last 20-30 years. So I'll give you some of the examples. कि अगर आप पास्ट में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स वेयर NAV went 100x। तो HDFC ELS टैक्स केवल स्कीम जो है, राइट, 1 लाख इन्वेस्टेड देयर वुड हैव टर्न इनटू ऑलमोस्ट 3.8 करोड़। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, 1 लाख इन्वेस्टेड देयर वुड हैव टर्न इनटू ऑलमोस्ट 3.2 करोड़। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड है तो 1 लाख इन्वेस्टेड देयर वुड हैव टर्न इनटू ऑलमोस्ट 2.2 करोड़। एंड ये सब कुछ 20-25 ईयर के आप होराइजन में देख सकते हैं। बट अगेन लॉट फ्यू पीपल बेनिफिट फ्रॉम दिस बिकॉज अगेन कंजम्पशन तो लोगों को आज करनी है, फ्यूचर का काफ़ी कम लोग सोचते हैं। एंड a lot of times what happens is that कि people get disheartened from their SIPs because जब मार्केट गिरती है तो लास्ट 2-3 ईयर का रिटर्न फ्लैट टू नेगेटिव भी हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए 5 to 7 ईयर के रोलिंग फेजेस में आपको SIP रिटर्न्स देखनी चाहिए बिकॉज जब गिरती हुई मार्केट में आप यूनिट एक्स्ट्रा कलेक्ट करें, दैट इज व्हेन द रियल ब्यूटी ऑफ द SIP स्ट्रक्चर कम्स इन। एंड आज की अगर आप मार्केट देखते हैं तो लेट मी शो यू हाउ वॉलेटाइल मार्केट्स कैन बी। एंड आपको मंथली रिटर्न्स दिखाता हूँ डिफरेंट डिफरेंट इंडिसेस की इन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ हिस्ट्री। अगर आप वाई वॉलिटिलिटी कैन बी अ फ्रेंड इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, जनरली इन्वेस्टिंग अगर हम देखते हैं तो पहले मैं आपको निफ्टी 50 का मंथली रिटर्न दिखाता हूँ फॉर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, राइट। तो अगर आप देखेंगे 2025 के अंदर ही देखते हैं तो 2025 में टिल द मंथ ऑफ नवंबर देयर बीन 4 मंथ्स जब निफ्टी 50 का रिटर्न हैज़ बीन नेगेटिव, राइट। तो फरवरी में -5.9 था, राइट। सिमिलरली जुलाई में 2.93 माइनस था, अगस्त में -1.38 था एंड अभी दिसंबर के मंथ के अंदर आई थिंक अभी भी स्लाइटली माइनस चल रहा है। 2024 में भी देखते हैं तो देयर वर 5 मंथ्स विद द रिटर्न्स वर नेगेटिव एंड एक्चुअली में ओवर द इयर्स आप देखेंगे तो नेगेटिव रिटर्न मंथ्स तो आते ही आते हैं। आई थिंक 4 to 5 मंथ्स जनरली एक हमने देखा कि जब डाउन ईयर्स होते हैं
तो 4 to 5 months in a year end up being negative, right? I think worst was in 2011 when almost like the entire year was negative, -24% के आसपास था इंडेक्स लेवल पे. And this was a year where almost there were like 8 to 9 months which were negative at the end of the day. Right, 2008 was also one of the years, one of the negative months. I think that was -26% in October. ऐसी volatility अभी हमने बहुत सालों से नहीं देखी. But generally, whenever Nifty 50 falls by more than 3 to 4% in a month, that is also a very good time to increase your SIP amount if the P multiple of the Nifty is in the average level, जो हम निफ्टी रैंकिंग फ्रेमवर्क में डिस्कस करेंगे. बट नेचर ऑफ रिटर्न्स यही है. नेचर ऑफ रिटर्न्स का क्या मीनिंग है? यहाँ पे मैं आपको स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स दिखाऊंगा जिससे आपको नेचर ऑफ रिटर्न्स पता लगेगा ताकि आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी रैशनलाइज हो. बिकॉज कोविड के बाद बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन मतलब हिल चुकी है. एंड अभी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो ही है, तो आपको ऑन एन एवरेज आई थिंक 12 to 13% पे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए. दैट्स अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन टू टेक. तो लेट मी टेल यू व्हाट द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स एंड हाउ दे गेट डिस्टॉर्टेड लुक लाइक. तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हैं, स्मॉल कैप 250. तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स अगर आप चेक करते हैं तो एक बुल मार्केट 2014 ऑनवर्ड्स हुई थी. 2014 में इंडेक्स ने 70% रिटर्न दिया था. फिर उसके अगले साल इंडेक्स ने 10% रिटर्न दिया था. फिर फ्लैट था 0.36%. देन उसके नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट 60% रिटर्न दिया था. बट इस टाइम में लॉट ऑफ स्टॉक्स वेंट टू डू रियली वेल. राइट, अगर आप ये बुल मार्केट देखेंगे 2012 में भी 40% के आसपास रिटर्न था. उसके नेक्स्ट ईयर -8% रिटर्न था. Right, so this was one of the only phases where for 4 years the Nifty Small Cap 250 was positive. But what was followed by the 4 years of positivity? 2 years of negative returns. -27% in the year of 2018, then -8% in the year of 2019. Right, so what goes up also comes down. This is the reversion of mean. So finance में reversion to mean is always true. Then 2020 में देखते हैं तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने 25% रिटर्न दिया. देन अगेन 2021 में देखते हैं तो 62% रिटर्न था. देन 2022 में -3.65. फिर 23 में 48%, 24 में 26% एंड 25 में -5.74%. तो यहाँ पे ट्रुथ क्या है? नेचर ऑफ रिटर्न्स का ट्रुथ क्या है यहाँ पे? ट्रुथ ऑफ नेचर ऑफ रिटर्न्स इज कि जब भी 2-3 साल बहुत अच्छे हो जाएं तो 1-2 साल आते हैं जब पिटाई हो सकती है. तो एक गुड न्यूज़ भी है, एक बैड न्यूज़ भी है आपके लिए. आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है यहाँ पे कि अभी 1 साल पिटाई हो चुकी है, तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू. बैड न्यूज़ क्या है कि आज की अगर निफ्टी स्मॉल कैप 250 की स्टार्टिंग वैल्यूएशन देखूँ तो लगता है 3 से 6 महीने और पिटाई हो सकती है. माने 18 to 24 मंथ्स का एक बेयर मार्केट कंसोलिडेशन रह सकता है. माने 2-3 क्वार्टर और पिटाई हो सकती है. बट इसमें भी एक गुड न्यूज़ क्या है कि ऑलवेज देयर आर सिल्वर लाइनिंग्स. इज दैट कि अगर ऑलमोस्ट 15-16 मंथ्स की कंसोलिडेशन में जा चुके हैं, अनदर 8 to 9 मंथ्स ऑफ कंसोलिडेशन हो, देन सीड्स ऑफ द नेक्स्ट बुल मार्केट आर ऑलवेज लेड डाउन इन अ बेयर मार्केट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि आज इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं, जीएसटी कट्स हो रहे हैं, राइट, देन इनकम टैक्स कट हो रहा है, देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है, पीएलआई स्कीम्स आ रही हैं, देन इवेंचुअली अगर इंडिया यूएस ट्रेड डील हो जाती है, देन एक स्टेज के बाद करेंसी भी जाके स्टेबलाइज कर जाएगी, एफआईआई होल्डिंग बहुत कम हो चुकी है. इफ एनी ऑफ दीज थिंग्स हैव अ पॉलिसी इफेक्ट आफ्टर 12 to 18 मंथ्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमेशा एक लैग इफेक्ट होता है, तो व्हाट विल हैपन? ऑल थिंग्स विल स्टार्ट रिवर्सिंग. तो जो चीज़ें अभी खराब हो रही हैं इकोनॉमी में वो सारी चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी. And the next bull market will always be better than the previous bull market because a lot of wealth creation happens in bull markets. But bull market में टिकता वही है जिसको डिफेंस भी करना आता हो या डिफेंड भी करना आता हो या जिनकी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन हो. जो लोग 60-70% कैगर रिटर्न एक्सपेक्टेशन वाले थे, जो लोग 30-40% कैगर भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो डाउन मार्केट्स में द प्रॉब्लम इज दैट यू शुड नॉट गिव ऑल योर रिटर्न्स अवे. So defending in a down market is also an art, right? And maybe we might still have a bear market for another 1 or 2 quarters looking at the things which are happening on the macro front. But these things could also reverse very fast because reversion to mean is a reality of life. Because last 2 years were good, last year was bad, almost last 18 months have been bad now. And again, अगर 1 year bad जाता है, तो again there's a consolidation and a down phase which has happened, which always lays down the seeds for the next bull run. तो इसलिए बहुत ज़्यादा बेरिश होने का कोई पॉइंट नहीं है. इट्स अ टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग योर वॉच लिस्ट. तो काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर मुझसे नेचर ऑफ रिटर्न्स पूछते हैं. तो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में दिस इज द ट्रू नेचर ऑफ रिटर्न्स. 2-3 good years are followed by 12 to 18 months of downturn or consolidation, and we are going through one right now. So this is the reality of markets because things revert to mean. Things just don't go up in one direction. अब हम चलते हैं towards the checklist framework that you can use in your own investing journey. But before I go towards that, as a part of SOIC membership, what we do is that we teach you all about basics of investing to the advanced level of investing. तो बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग में लेवल 1 इन आर कोर्स में हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से, एसेट एलोकेशन से, अबाउट म्यूचुअल फंड से, इंडेक्स फंड से,
SOIC रैंकिंग फ्रेमवर्क से, देन गोल्ड एज एन एसेट क्लास से। तो ये सारी चीज़ें हम लेवल 1 ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में सिखाते हैं। लेवल 2 में हम आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाते हैं, दैट इज लेवल 1 टू लेवल 2 ट्रांजिशन, जहाँ पे आप डिफरेंट बिजनेसेस का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें वो आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज अ बैलेंस शीट, व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हाट इज एन इनकम स्टेटमेंट। आई डू अग्री हमारा कोर्स थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट इट इज ओनली मेंट फॉर सीरियस लर्नर्स, क्योंकि अगर मैं आपको बेसिक से नहीं सिखाऊंगा तो आप चैट जीपीटी भी नहीं यूज कर पाएंगे, बिकॉज चैट जीपीटी कैन एंड अप फूलिंग यू, राइट। एंड लेवल 3 में वी टीच यू हाउ टू वैल्यू बिजनेसेस, तो वैल्यूएशन की हम एक न्यू क्लास कराने वाले हैं। देन लेवल 4 में वी टीच यू अबाउट व्हेन टू बाय एंड एग्जिट स्टॉक्स, हम एक फ्रेमवर्क सिखाते हैं बाइंग एंड एग्जिट्स का। लेवल 5 में वी टीच यू ऑल अबाउट स्क्रीनिंग, कि आप स्टॉक्स की स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो संडे को हम टीवीजीपी कोर्स करके एक चेकलिस्ट क्लास करा रहे हैं, जिसके अंदर हम थीम, वैल्यूएशन, ग्रोथ और प्रमोटर का एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं। एंड ऑल द की लर्निंग्स ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस विल बी इंक्लूडेड इन दिस वन क्रैश कोर्स। तो हम पहला सेशन है थीम एंड स्क्रीनिंग पे, विच इज अ पार्ट ऑफ लेवल 5 ऑफ द कोर्स। लेवल 6 में व्हाट डू वी डू? लेवल 6 में वी टीच यू अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स, कि डिफरेंट सेक्टर्स का एनालिसिस आप खुद कैसे कर सकते हैं। एंड एज एन एडेड बोनस वी ऑल्सो हैव द SOIC AI इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास, जहाँ पे हम आपको सिखाते हैं कि आप चैट जीपीटी और जेमिनाई को यूज करके कैसे अपना एक पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट या एनालिस्ट बिल्ड कर सकते हैं। एंड फाइनली वी ऑल्सो हैव अ क्रैश कोर्स विच इंक्लूड्स ऑल आर की लर्निंग्स इनटू द SOIC मेंबरशिप। इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर द SOIC मेंबरशिप, तो ये जो 2 बोनस कोर्सेज हैं, दैट इज द SOIC AI इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास and to get the SOIC crash course. The link to register is for the membership is there in the description box below, and you can use the coupon code SOIC bonus 10. इसके साथ साथ अब हम चेकलिस्ट का डिस्कशन करते हैं एंड डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स का बात करते हैं। तो फ्रेमवर्क ऑफ म्यूचुअल फंड पिकिंग में देखते हैं, एंड दिस इज अगेन अ वेरी क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क। मतलब क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क में शार्प रेशियोज, बीटा रेशियोज, सॉल्पिनो रेशियो, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मैं बिलीव नहीं करता, बिकॉज एट दी एंड बिकॉज वी आर ऑल्सो स्टॉक पिकर्स, तो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देख के समझ आ जाता है कि व्हाट द फंड मैनेजर इज थिंकिंग। So I'll give you a very qualitative framework. It might be very valid for few people, it might not be, but again listen to it with an open mind. तो मेरा framework simple है बहुत, कि framework for selecting mutual funds की first है कि they are not throwing darts and just gathering AUM. Conviction should reflect in position sizing, right? Position sizing के अंदर conviction reflect होनी चाहिए, and style should reflect in overall valuations. अगर कोई mutual fund है जिसमें 20 to 30 stocks है, तो that is an app diversification. बट कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का हम देखेंगे जहाँ पे 50-60 स्टॉक्स रहेंगे, उसका भी मैं आपको ये रीजन समझाऊंगा कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्यों अराइज करती है। बट स्टिल वील लुक एट एन एग्जांपल। बट हमें ऐसे म्यूचुअल फंड्स नहीं चाहिए जो सिर्फ AUM गैदरिंग कर रहे हैं, इंडेक्स को हग कर रहे हैं। तो इंडेक्स से बहुत दूर रहने चाहिए, बिकॉज इंडेक्स हगिंग वाले म्यूचुअल फंड्स में फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस भी नहीं आता। एंड देयर अगेन फॉर द फंड मैनेजर्स द इंडेक्स इज देयर करियर रिस्क, मतलब वो कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते इंडेक्स से ज़्यादा दूर जाके। सेकेंड है द टाइप ऑफ स्टॉक्स दे ओन and philosophy of the fund manager. Read as much material or watch as many interviews as possible of the fund, because that will give you a good idea. फिर ओवरऑल वैल्यूएशंस ऑफ द पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं, तो ओवरऑल कंसोलिडेटेड मीडियन पी आप पोर्टफोलियो के निकाल के देख सकते हैं, हम देखेंगे इकट्ठे जूम पे। साइज ऑफ द AUM इज एन इंपॉर्टेंट मेट्रिक। अगर स्मॉल कैप स्कीम है, उसका 1 लाख करोड़ का AUM हो गया, 60-70,000 करोड़ का AUM हो गया, तो इट्स लाइक बाइंग द मार्केट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आउट परफॉर्म, राइट। तो दैट इज समथिंग दैट विल सी। या फिर अगर स्कीम 1.5 लाख करोड़ की है, तो बेटर इट बी फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप, बिकॉज ओनली देयर यू कैन डिप्लॉय मनी। आई विल ऑल्सो टेल यू कि प्रॉब्लम अराइज कहाँ करती है। फिर एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग मार्केट साइकिल्स एंड हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, जैसे कुछ म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं जिनको बहुत हिस्ट्री या फिर बहुत एक्सपीरियंस है, राइट। सो उनके NFO भी बहुत वेल टाइम्ड होते हैं। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हीलियोस। जैसे जो समीर अरोड़ा जी हैं, उनका म्यूचुअल फंड में जो मिड कैप म्यूचुअल फंड था, उसका NFO वाज वेल टाइम्ड। अगेन मैं फंड परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा। देन सिमिलरली अभी स्मॉल कैप स्कीम का देखेंगे, वो NFO लेके आ रहे हैं। दैट जस्ट टेल्स यू समथिंग दैट ये सीन साइकिल्स, राइट। तो स्मॉल कैप स्कीम का NFO अब क्यों आ रहा है? बिकॉज स्मॉल कैप हैज ब्लोन अप ओवर लास्ट 18 मंथ्स, राइट। देन सिमिलरली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का अगर आप देखेंगे, उनका NFO देखते हैं। अगेन मैं पर्टिकुलर फंड की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा है, जस्ट म्यूचुअल फंड फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ एज एन AMC की, कि NFO वाज टाइम्ड एट द टाइम व्हेन द फाइनेंशियल सेक्टर टर्न, राइट। सो अगेन दैट गिव्स यू एन आइडिया कि दीज पीपल अंडरस्टैंड साइकिल्स, एंड वी एज इन्वेस्टर्स शुड अप्रिशिएट दैट एस्पेक्ट जब हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करें। एंड देन लास्ट पार्ट है कि अगेन म्यूचुअल फंड की जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रही है ओवर डिफरेंट फेजेस ऑफ द मार्केट्स, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी ट्रैक। एंड साथ साथ कितना कन्विक्शन म्यूचुअल फंड मैनेजर का इन डिफरेंट स्टॉक्स है। तो हम इन पैरामीटर्स पे, क्वालिटेटिव पैरामीटर्स पे म्यूचुअल फंड को असेस करेंगे, एंड वील टॉक अबाउट फ्लेक्सी कैप टू स्मॉल कैप टू मिड कैप, राइट, एंड टू इवन सम ऑफ द सेक्टोरल ETFs हम लोग डिस्कस करेंगे, और या फिर हम डिफरेंट पैसिव इंडेक्स का भी डिस्कस करेंगे, एंड मैं आपको रैंकिंग फ्रेमवर्क भी सिखाऊंगा। अब इसके साथ हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स अप्लाइंग द फ्रेमवर्क, एंड हम देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स स्टैंड आउट करते हैं। पहली कैटेगरी पे हम आते हैं, दैट इज ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड्स। एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स में
I think this fund that we've been discussing for last 3-4 years has been PPFA's Flexi Cap Fund. I think it's one of the most transparent funds, but अभी AUM 1,25,000 crores के आसपास हो गया है. तो प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं. तो देखिए पहला प्रो क्या है कि जो इनका स्ट्रक्चर है वो इनको बाइंग द फियर अलाउ करता है. I think today the fund is sitting on close to 21 to 25% in cash, and I think the structure that they have is that it allows them to buy fear, right? So I think it was like the during COVID time they came down to almost 1% cash, and this structure allows them to buy fear, and this is what makes them special is because they're sticking to ethos of value investing. And अगर हम लास्ट 1 ईयर भी देख लेते हैं कैटेगरी एवरेज से इट हैज डन बेटर. एंड अगर हम मनी कंट्रोल पे आके देखते हैं राइट तो मोर देन परफॉर्मेंस लेट्स लुक एट व्हाट दे आर सेइंग एंड इफ दे आर प्रीचिंग दैट और नॉट. तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी 39% है, whereas category turnover 150% है, so they don't buy or sell stocks too often versus the peers. And then looking at the number of stocks that they have, so I think the top 10 stocks will be close to 40 to 45% of the PF, जिसमें HDFC Bank, Power Grid, Bajaj Holdings, Coal India, ITC, ICICI Bank, Kotak Bank, Alphabet, which is again Google, and Maruti Suzuki, Bharti Airtel is there. So 11% of their NAV is into foreign stocks like Google ho gaya, Amazon ho gaya, these type of companies which are part of the Max 7, and they also benefit out of the dollar depreciation. They are not allowed to invest more, but जो इनकी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स है वो तो अभी भी है ही इसके अंदर. So that is an advantage that the fund gets. And more than that, अगर हम फंड का एक्चुअली में पी रेशियो देखते हैं तो एवरेज पी रेशियो 18.54 टाइम्स है, एंड ऑल्सो कैटेगरी की एवरेज पी रेशियो 28.43 टाइम्स है, which is an advantage with the fund, right? Ki structure allows them to buy fear. They might not deliver far superior returns in the bull market, but they'll offer protection in a bear market. So if you don't fall in a bear market and if you do also okay in the bull market, then over a long period of time, this is what happens. That is outperformance. So this is how the outperformance in the long periods of time looks like. And this is how leads are built when it comes to fund management or fund structures. So again, strong structure, and management and all others have their skin in the game as well because insiders are also invested in the fund. Only drawback with the fund is the AUM size has become huge, and I think also so sometimes even to buy small companies like Nesco India or Zydus Wellness that we saw with them, right? They had to buy, even in their buying, like the stocks moved quite a lot, and ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक अगर आप चेक करते हैं कि इनकी जो होल्डिंग्स थी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाई, मतलब टॉप 10 होल्डिंग्स में भी आपको कंपनीज नहीं दिखेंगी, कोई कंपनीज का साइज ही अगर 5-10,000 करोड़ है, एंड अगर आपका 1,25,000 करोड़ का यूएम है, even to buy 2% of a company, you might need to buy like almost 2,500 crores worth of stock, which prices them out of a lot of small caps. But mid cap and definitely large caps to giant caps is something which their universe will be in. अगर इंडियन गवर्नमेंट या अगर आरबीआई वापस अलाउ कर देती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए, so this fund will have a double bonanza with itself. But still structure काफी solid है क्योंकि today the fund is sitting in cash, right? And 1/4 fund का cash में, and this cash will give them dry powder whenever there is a bear market or whenever the valuations become cheap. And this is why I think इस fund को ethos of value investing और भी follow करनी पड़ती है because of the size as well. And since day one they have followed it. But today जो size है that will allow them to buy panic and fear, and जो भी structure है that will allow them to buy panic and fear whenever it comes. So a very good flexi cap fund all in all. कौन हमने डिस्कस करें. तो एक और फंड जो आता है which actually has done better than even PPFAS but is lesser talked about is HDFC Flexi Cap Fund. एंड HDFC Flexi Cap Fund का भी AUM आज 91,000 करोड़ के आसपास है. तो ओवर 1 year, 2 years and 5 year period it has done better, but right, so it's also one of the larger schemes. पोर्टफोलियो टर्नओवर में देखते हैं कि कितना चर्न है, सिर्फ 17.3% है, एंड लार्जेस्ट होल्डिंग्स आर इन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज जैसे ICICI बैंक 9%, HDFC बैंक 8% और एक्सिस बैंक is 7%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया is 4%, SBI लाइफ इंश्योरेंस is 4.3%, so Kotak Bank is 4.2%, right? So large holdings in financial businesses, right, financial companies, because index itself comprises of that. And overall P ratio देखते हैं फंड की तो it's close to 22 times. Again the valuation discipline is maintained because again they are following financials, तो financials में P सस्ती होती हैं usually, but price to book देखते हैं तो फिर still they own the headline financials which will get benefit in FY27.
right? So again, this financial outperformance might continue even going forward, which we'll discuss in part 2. Both PPFAS and HDFC FlexiCap have good financial exposure because of this. So this is also another interesting fund to watch out for. Then HDFC FlexiCap के साथ साथ अगर हम आगे आते हैं, then let's discuss another new fund of the block जो हमने last year भी discuss करा था, that is Helios FlexiCap fund. Right, all in all, it has done well since inception. Right, so there has been almost a 5 to 6% alpha over the Nifty 500 index. तो वर्सेस अदर फंड्स, इस फंड में क्या डिफरेंट है कि दे आल्सो इन्वेस्ट इन न्यू एज सेक्टर्स लाइक दे हैव पेटीएम, राइट? दे विल बी इन एन एंकर बुक ऑफ फिजिक्स वाला फॉर एग्जांपल, या एथर एनर्जी के अंदर आपको देखेंगे, या जोमेटो दे वर कन्विंस्ड ऑन वेरी अर्ली, या अडानी पोर्ट्स में यूल सी ऑलमोस्ट 4% होल्डिंग दिखेगी, राइट? HDFC ऐसी है तो सबके पास ही है निफ्टी 500 में, बिकॉज इंडेक्स का भी पार्ट है, तो फ्लेक्सी कैप में सबके अंदर ही है, राइट? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आपको दिखेगा, तो न्यू एज सेक्टोरल एक्सपोजर थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिखेगा. So whenever these new age sectors also do well, so this type of fund will have that type of an exposure as well. And another big advantage is that today AUM is less than 5,000 crores, so more flexibility. This is why you'll also see smaller companies over there. जैसे कार ट्रेड करके आपको कंपनी दिखेगी, इनके पीएफ में थोड़े टाइम से है. आपको यहाँ पे MCX की अभी होल्डिंग बढ़ा है. 361 वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी दिखेगी, तो ऑल्सो हेल्प्स देम टू साइज, ऑल्सो अलाउज देम टू प्ले दिस वेल्थ मैनेजमेंट थीम. जैन रिसाइकलिंग देखेगा तो रिसाइकलिंग थीम दे कैन ऑल्सो प्ले. गोकुलदास एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल थीम के अंदर भी आ सकते हैं, बिकॉज साइज इज स्मॉलर. जैसे ट्रैवल फूड सर्विसेज भी दिखेगा, राइट? यहाँ तो लाइक ITC होटल्स टाइप कंपनीज भी दिखेगी, यमी ऑर्गेनिक्स भी दिखेगा, राइट? तो पर डाइवर्सिफाइड थोड़ा ज़्यादा है, बट क्योंकि साइज कम है तो अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिल जाती है. So maybe till a certain AUM, this advantage will be there. So this is one of the funds that makes the cut when it comes to the like portfolio size. But sizing, again, the strategy of the fund manager. या फिर अगर आप समीर अरोड़ा जी जो हीलियोस के फाउंडर भी अगर आप उनके इंटरव्यू सुनते हैं, तो they believe in diversification factor, like different factors should be in the PF. A delight to listen to his views on portfolio allocation and diversification. And they also have timed relatively their fund launches well, along with the index blowing up. जैसे banking fund इनका launch हुआ था, even though the fund might not have done well versus the index, but still launch was well timed. Mid cap fund की launch well timed थी. And similarly, अब ये लोग small cap का भी fund launch कर रहे हैं, right? So that's the new NFO that has come out, because small cap index is the one of the worst performing index. So again, it makes it relatively easier for a fund manager to launch at these points. Right, so just for market wisdom also, I think you should watch his interviews. Very good interviews for market wisdom from a top-down aspect. And FlexiCap fund has also been relatively doing well. Right, so आगे चलते हैं. पर इनके FlexiCap fund का थोड़ा आपको वैल्यूएशन कुछ स्टॉक्स का हायर साइड पे भी रहेगा, बिकॉज ये न्यू एज सेक्टर्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो पी रेशियो आपको 29.5 टाइम्स दिखेगा, मीडियन पी, राइट? बट अगेन बैंकिंग की वजह से डिस्टॉर्ट होता है, बट स्टिल थोड़ा रिलेटिवली हायर वैल्यूएशन पे रहेगा, बट स्टिल द फंड हैज बीन डूइंग वेल. नाउ कमिंग टू अनदर वन, अब हम स्मॉल कैप फंड की तरफ आते हैं. तो स्मॉल कैप फंड में लास्ट ईयर भी हमने फंड कवर करा था, वर्सेस द कैटेगरी एवरेज ऑफ स्मॉल कैप देखते हैं. तो एक्चुअली इट हैज आउट परफॉर्म द BSE स्मॉल कैप 250 इंडेक्स बाय नियरली 6%. 2 ईयर्स में देखेंगे तो 13% की आउट परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स में तो ऑलमोस्ट 4-5% की आउट परफॉर्मेंस है. राइट, ऑन ऑल में भी देखते हैं तो द डेल्टा इज मैसिव वर्सेस BSE स्मॉल कैप 250. राइट, सो सी स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग इज टफ. Honestly, it's tough because people lack patience. And when people lack patience, only then these type of outcomes come. If you see, so 2021 October 8 ko NAV made a high, right? And after that, the NAV till April 1, 2023, right? या फिर अगर आप May 2023 तक देखते हैं, after October 2021, it was sideways. Maybe we're in a similar market today. जब September, October 2021 को replace कर दीजिए September 24 से, September को it made a all-time high type, and it's been almost almost it's been like close to 15 to 16 months since it's been sideways. Last time it was sideways for almost a span of 18 months. तो अभी 15 months से sideways है. Maybe another 3-4 months, maybe 4-5 months. But definitely one of the mutual funds to watch out for, because reason देखता हूँ कि small cap fund में the turnover is also less. Valuation discipline is also maintained. Just to give you an example, stocks like South Indian Bank, where the management has changed and the valuations have been very cheap, so they owned it from some time, and they also increased it at the right time.
Sova Limited, again a Bangalore-based realty player. Cholamandalam Financial Holdings, playing Cholamandalam Investment via a holding company. Similarly, other companies as Yatharth, I think they sized up at the right time. Now they are sort of trimming down Yatharth, right? Because valuation बीच में बहुत cheap हो गई थी Yatharth की, right? So again यहाँ पे देखते हैं कि which type of stocks they own. Again, idea is to get into the DNA of the fund manager की how they are thinking. जैसे DCB Bank has been sized up at the more probably at the right time, but इनमें sizing 1-2% है. बिकॉज अगेन आज AUM आई थिंक जो फंड का अगर आप देखते हैं टुडे द AUM इज क्लोज टू 17,380 करोड़. तो वही अगर आप 1% भी अगर अपनी NAV का डालने जाएंगे तो 170 करोड़ रुपए की पोजीशन है. तो इस वजह से आप देखते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में नंबर ऑफ स्टॉक्स इंक्रीज. ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को नहीं पता कि यार साइजिंग इज खास बाकी सब बकवास. दे एंड अप like allocating to a lot more stocks purely because even to allocate 2% it will take 340 crores on their base. So just imagine Indian markets are not that liquid. So this is why small cap funds में stocks are higher. It's not because they want it to be higher. It's because they have a compulsion है higher रखने के लिए. Is a right? So again अगर हम in overall इनके fund का P ratio देखते हैं तो आज 20.27 है, which is far lower than the category P ratio. And अगर हम Nifty small cap 250 का P ratio देखते हैं तो आज that is close to 28-29 times. Similarly अगर BSE small cap का P ratio देखते हैं तो let me open BSE small cap. तो 30-32 टाइम्स के आसपास है, राइट. एंड द चार्ट इज ऑल्सो ब्रेकिंग. तो अगेन वन ऑफ द small cap funds which could require time and patience, but within the small cap landscape this is one of the funds to watch out for, right? That is my limited point because see time correction 2017 से लेके 2020 तक ऑलमोस्ट हुई थी एक बारी, लाइक दिसंबर 2017 से लेके दिसंबर 2020 तक. कितने लोगों में इतना पेशेंस है 5 ईयर की साइकिल देखने के लिए? दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. बिकॉज जब भी टाइम करेक्शन स्टार्ट होती है तो लोग कहते हैं यार इक्विटी क्या होता है, FD का रिटर्न ज्यादा इक्विटी से. दैट इज प्रिसाइसली द टाइम टू गेट मोर अग्रेसिव इन इक्विटी because your financial goals can only be met when you have a 5-year, 7-year cycle horizon and you start investing whenever there's a down cycle and you get more units and you don't lose belief in the power of equity investing. That is where the timing has to be done right. But most of the people, when do they start investing? They either start investing in post-COVID rally in 2021 or they would have started investing 1 year back or 2-3 years back or in the 2017 peak. तो अगेन टिकते बहुत कम लोग हैं बट आते बहुत लोग हैं. तो आपको देखना है कि वेदर यू आर अ मॉनसून फ्रॉग और यू आर अ एवरग्रीन पार्टिसिपेंट इन द मार्केट. Because I've very rarely met investors who are not well off with the 10-15, who have spent 10-15-20 years in the market and have invested regularly at disciplined intervals with a framework in mind. So this is with small cap investing in general कि 3 to 5 year cycles होती हैं and we are already into one time correction which has lasted from September 24 to almost November 25. So it's almost a 15-month long time correction now. And in the past, this has lasted for 17 to 18 months. Worst, it has lasted for a span of, like last time when it went up was actually like Jan 2018 में market like peak out हुई थी 2018 में. And it took almost 2 years for the market to sort of cross those levels. Right, so that was the past. I think 2 years से भी ज़्यादा लगे थे for it to sustainably bottom out. Because COVID भी बीच में आ गया था. कोविड ना आया होता तो यहाँ पे थोड़ा बुल रन स्टार्ट हो गया था. तो आई थिंक 24 months इज द मैक्सिमम इट टाइप ऑफ लास्ट फॉर. तो वी एम ऑलरेडी 15-16 months इनटू इट है, right? So nature of small cap investing. Now coming to another fund which is not so talked about, which is what we like about the fund, is the Invesco India Mid Cap Fund. And frankly, when I track funds, right, for comparing my own portfolio performance, so this is one of the funds I track it against because एक तो fund size is 9,000 crores. Advantage 1 year return is 9% versus 2% for the mid cap 250. 2 year also outperformance, 5 year also outperformance, but 1 year 2 year में बहुत ज़्यादा है. देखिए मेरा स्ट्रक्चर सिंपल है. जिसने लास्ट 1 year में भी बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म करे एटलीस्ट उनको मेरे को ट्रैक करना चाहिए बिकॉज व्हाट हैव दे डन डिफरेंटली फॉर दिस टाइप ऑफ एन आउटकम टू कम. एंड दिस इज वन ऑफ द फंड्स विच मीट्स द क्राइटेरिया. One of the reasons why it meets the criteria is because the portfolio turnover ratio is 1/3, 33% है. So on an average, they're holding a stock for 3 years type. And when we look at the detailed portfolio, so I think they have close to 49 stocks. Top 10 stocks are 44% of the weightage, which is a pro side because at least the fund manager has conviction in the stocks. There's a Sai Life Sciences, Prestige Estates, AU Small Finance Bank, Federal Bank, right? L&T Financial Holdings. I think they bought L&T Finance at the right time. JK Cements, right? So I think JK Cements भी पहले पुरानी holding थी.
right? So again, some of the businesses that they own have been interesting and belong to the new age part of the economy, right? So one of the funds that is to be watched out for, जैसे अगेन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत कम फंड्स की लार्जेस्ट होल्डिंग होगी, एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अभी बहुत बड़ा ट्रिगर आ रहा है कि ये यूनिवर्सल बैंक बनने वाला है, राइट? तो जो बैंक को केयरफुली ट्रैक करते हैं वो लोग ये देख पाएंगे कि ये मिड कैप के अंदर वन ऑफ द बेस्ट नेम्स है इन टर्म्स ऑफ कि द स्ट्रक्चर इज चेंजिंग, राइट? सो फॉर देम टू हैव दिस एज द लार्जेस्ट होल्डिंग जस्ट सिग्नल्स दैट दे आर डूइंग समथिंग दैट इज यूनिक। जैसे ग्लेनमार्क अगर एक टाइम पे बड़ी होल्डिंग थी, तो अगेन दैट इज अ यूनिक थॉट प्रोसेस बिकॉज इनकी डील हुई है अभी एक, राइट? तो एबट की एक जो कंपनी है उनको दे हैव आउट लाइसेंस्ड अ मॉलिक्यूल, राइट? टू हैव दैट टाइप ऑफ एन इनसाइट is unique to have, right? So this is something that makes this fund interesting to watch out for. Again, P ratio might be on the higher side because mid cap index trades at a higher P, 46 times का P ratio है, which makes it by far the highest category median P in the mutual funds that we have covered today. But one of the funds अगर थोड़ी correction आती है mid cap index में, one can independently watch out. अब हम चलते हैं towards the passive funds and the sectoral ETFs that one can watch out for. And hopefully you get a good list, you get a good curated list of 4 to 5 mutual funds जिसको आप overall देख सकते हैं. With this, now let's go towards the passive investing segment. तो अब हम चलते हैं towards our Nifty 50 ranking meter. तो Nifty 50 ranking meter जो हम SOIC में सिखाते हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि दिस इज हाउ द Nifty 50 P रेशियो चार्ट लुक्स लाइक। तो मैंने ट्विटर पे भी बहुत बार ये ट्वीट आउट करा हुआ है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द P रेशियो इंडेक्स इज लाइक, राइट? सो अगेन Nifty 50 P जो मीटर है, तो रैंकिंग मीटर आपको क्या बताता है कि देखिए 16 टू 18 टाइम्स अर्निंग्स बहुत रेयरली होती है, और कोविड में फॉरवर्ड में 16 टू 18 टाइम्स में आ गए थे। इसको हम बेट द हाउस कहते हैं। 18 टू 19 में हम चीप कहते हैं, 19 टू 20 में हम बिलो एवरेज कहते हैं, 20 टू 22 टाइम्स में हम बिलो लाइक एवरेज कहते हैं। जैसे अगर 20-21 टाइम्स आ गई तो हमारे हिसाब से तभी भी Nifty 50 जूसी होने लग जाती है, बिकॉज परफेक्ट टाइमिंग आप कभी भी नहीं कर सकते। अबव एवरेज 22 टू 23 टाइम्स है, और एक्सपेंसिव 23 टू 25 टाइम्स, और वेरी एक्सपेंसिव 25 टाइम्स की कैटेगरी में कहते हैं। तो अगर आप पास्ट में देखेंगे तो आई थिंक ट्विटर पे, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, की February 11 पे वी पुट आउट अ ट्वीट की Nifty 50 इज एट 20.5 टाइम्स पी। फॉरवर्ड पी उस टाइम पे बिलो 20 चली गई थी फॉर 5% EPS ग्रोथ, एंड दिस वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर द Nifty 50 बिकेम वेरी वेरी lucrative when it comes to like thinking about lump sums, right? So this is a period of time where the valuations became juicy for a lump sum in the Nifty 50. तो हम यही Nifty 50 रैंकिंग मीटर, अगेन आई विल रिपीट विद यू सो दैट ऑल ऑफ यू रिमेंबर कि Nifty 50 की जब पी रेशियो 16 टू 18 टाइम्स, 18 टू 19 टाइम्स, 19 टू 20 टाइम्स और 20 टू 21 टाइम्स के बीच में होती है, तब Nifty 50 एक लुक्रेटिव लमसम के लिए रेडी हो जाती है। उसके ऊपर जब भी हम जाते हैं तो Nifty 50 में बहुत ज़्यादा रिटर्न हिस्टोरिकली देखने को नहीं मिला व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम देयर, बिकॉज पी री रेटिंग का बेसिकली आपको बेनिफिट नहीं मिलता वो लॉन्ग रन। तो लेट मी नाउ कम टूवर्ड्स कि आज अगर हम Nifty 50 की पी देखते हैं तो लेवल्स कौन से होंगे जहाँ पे Nifty 50 की पी रेशियो हमें 20 या टू 21 टाइम्स के बीच में Nifty 50 मिल सकती है। तो अगर आप Nifty 50 का अर्निंग्स पर शेयर देखते हैं H1 ऑफ FY26 में, तो 1146 था, राइट? एंड निफ्टी का प्राइस आज 26,186 है। वेराज फुल ईयर अगर हम 4% भी ग्रोथ अज्यूम करते हैं फ्रॉम H1 टू H2, तो Nifty 50 की जो मोटा मोटा EPS होगी वो 1191 की होगी। इसको अगर हम और भी कंजर्वेटिव हो गए 3% भी आप पकड़ के चल सकते हैं, राइट? पर हमने 4% पकड़ा तो 1191 का नंबर आता है। एंड अगर आज हम Nifty 50 का पी देखते हैं तो 22.8 टाइम्स, तो आज अबव एवरेज में स्लाइटली जा चुका है, एंड फुल ईयर पे आज भी एवरेज लेवल पे ट्रेड करता है ऑन अपर एंड ऑफ द एवरेज। एंड FY27 में अगर हम देखते हैं कंसेंसस EPS एस्टिमेट 14% ग्रोथ की है, वाइस ऑफ 14%, बिकॉज अगेन निफ्टी में अपग्रेड साइकिल थी 14% तक का, मतलब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बैंक्स की अगर निम्स रिकवर करती हैं एंड बैंक्स में अगर लिक्विडिटी ग्रोथ आती है तो 14% आई BPS ग्रोथ आ सकती है। तो Nifty 50 का EPS कुछ 1320 टू 1360 के बीच में आएगा, तो हमने 1358 यहाँ पे अज्यूम करा, राइट? तो फॉरवर्ड पे FY27 पे Nifty 50 आज 19.3 की पी पे, राइट? बट हमें 6 मंथ से ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं सोचना चाहिए। तो कौन से लेवल्स पे Nifty 50 विल बिकम लुक्रेटिव फॉर अ लंप सम इन्वेस्टमेंट, राइट? Nifty 50 का हम ETF देखते हैं जो SOIC में हम लोगों ने सीखा है स्टूडेंट्स के साथ, राइट? तो यहाँ पे रेंज हमारे हिसाब से होगी कि 20x P जो FY26 पे होगी दैट विल बी 23,836, विच इज अज्यूमिंग करेक्शन ऑफ नियरली 7 to 8% फ्रॉम ईयर, राइट? तो अगर एक 7 to 8% की करेक्शन होती है Nifty 50 पे, right, if there is any dip in the markets on a Nifty 50 level,
So these are the levels where it might become interesting for a lump sum investment when it comes to the Nifty ranking meter. So you can follow this because at the end it's a passive way to invest in the Nifty 50. Right, so these are the levels where things could start looking interesting. That is between 2336 to 24,500. तब निफ्टी 50 का जो पी बैंड होगा that will be between 20 to 21 times, right? So that these are the levels where you can think about a lump sum investment, right? So this is with the Nifty 50 ranking meter. I think last year भी जब मैंने कवर करा था तब हमने levels डिस्कस करे थे 21,000 to 23,000 में, एंड जब exactly 23,000 के आसपास आई थी तो हमने ट्वीट भी डाल दिया था. तो सिमिलरली इस बार भी हम पैसिव इन्वेस्टमेंट्स में ये कवर कर रहे हैं. तो इट्स समथिंग, इट्स अ लेवल दैट यू कैन वॉच आउट फॉर, राइट? हो सकता है निफ्टी 50 टाइम करेक्शन में चली जाए. अगर टाइम करेक्शन में चली जाए नेक्स्ट 6 मंथ्स में तो फिर लोग फॉरवर्ड ईपीएस पे सोचने लग जाएंगे. फिर हो सकता है कि ये लेवल मूव अप करके 24,500 से 25 to 26,000 के बीच में चले जाए. बट दैट इज समथिंग द उस टाइम पे आके आपके लिए एक वीडियो बना देंगे हाउ टू थिंक अबाउट निफ्टी 50 फ्रॉम वेयर. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डिफरेंट सेक्टर्स. दो डिफरेंट सेक्टर्स की तरफ आते हैं एंड एक हम सेक्टर लेते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है या निफ्टी का पार्ट है. दैट इज द निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स. एंड इट जस्ट सीम्स कि जस्ट लुकिंग एट द चार्ट्स ऑफ दिस इंडेक्स को एक बार ही तो लगता है कि ये चार्ट टूटेगा इन द सेंस कि यहाँ पे एक स्टेज 4 लगा हुआ है अभी एंड इट हैज़ जस्ट गॉन बिलो द 50 DMA, राइट? तो 50 DMA के बिलो गया है एंड इट जस्ट सीम्स कि इट माइट टेस्ट द लेवल्स. एंड अगर आप सपोर्ट देखते हैं तो ये एरिया ऑफ सपोर्ट बन जाता है. दैट इज ऑफ 20,000 और 19,500 का सपोर्ट यहाँ पे आता है, राइट? तो एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे एक बार ही बेटर है कि हम लोग स्टॉक स्कैन्स पे आके you just look at the support levels, right? So these levels could act like very good support. So again, like these are the levels where support यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो सकती है इस इंडेक्स की. So this can be the immediate support if it breaks, right? So this is also a support level, right? So this could also be as a support level. But again, and this could also act like a support level. Just let me show this one, right? So this could be the final support level, right? But if it falls between 19 to 20,000 एंड अगर पी रेशियो इस इंडेक्स की जैसे लास्ट टाइम जब फॉल आया था तो आई थिंक यहाँ पे मार्च 25 के अंदर, मार्च 25 और अप्रैल 25 के अंदर इफ यू चेक, सो जस्ट ओवर हियर, तो पी रेशियो 21 to 22 टाइम्स के बीच में चली गई थी निफ्टी माइक्रो कैप 250 की. इसमें सम ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज है. एंड इफ यू गेट दीज लेवल्स ऑफ 20 to 22 टाइम्स अर्निंग्स ऑन द निफ्टी माइक्रो कैप 250 ETF, राइट? सो इट कैन बिकम वेरी इंटरेस्टिंग. अगर 22-23 टाइम्स भी पी रेशियो मिले तो from a index level it could become interesting because it has some of the companies which are growing the fastest in terms of earnings per share, right? And this index looks interesting because of that, right? तो आज P ratio 27 times की है. तो another if there is a correction of 5-10% and some time correction, अगर 21 to 23 times की P ratio बैंड में मिले तो this is also very interesting index to look at, right? तो आई थिंक लास्ट टाइम ये आया था अप्रैल के अंदर 22-21 टाइम्स के बीच में. And this type से market चल रही है. If it comes तो I think opportunity comes to those ready to wait with a prepared mind. So this is with the Nifty Micro Cap 250 index. Now coming to the Nifty UTI Momentum 30 index, UTI Nifty 200 Momentum 30 index. तो बेसिकली मोमेंटम फैक्टर को ट्रेड करता है एंड इसमें जितने भी मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं निफ्टी के अंदर वो आ जाते हैं. बट मोमेंटम एज अ फैक्टर इफ वी सी, so the fund performed massively when there was a bull market, right? There was a massive outperformance bull market के बीच में, right? But after that there has been like sideways performance and last 1 year में negative performance रही है. So this is an index that you can watch whenever the broader markets, or this is an index fund that you can check out for. यहाँ के ETFs भी आते हैं बहुत सारे momentum के, जब momentum factor in play आता है, right? एक capital mind का भी एक म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है which is a momentum ETF, which is like a momentum mutual fund. Right, so that could also become interesting when the momentum factor comes back into the market. But momentum factor for last 1 year has been going through a correction phase, right? So again, one of the index funds you can check out for ETFs भी हैं वैसे momentum के बहुत सारे, but not at the moment. Today is not the right time. इसलिए मैं आपके साथ cover कर रहा हूँ. Today is not the right time. Some price and time correction maybe 3 to 6 months down line can make that the right time. तो उस time पे हम शायद से वीडियो भी बनाएंगे इसके ऊपर, right? So this is with the Nifty Momentum Index Fund. नाउ कमिंग टू डिफरेंट इंडिसेस और जहाँ पे वैल्यू है, तो देखिए PSU बैंक इंडेक्स आई थिंक आई कवर्ड ऑन द चैनल 3-4 months बैक ऑल्सो. तो आई जस्ट कवर्ड द इंडेक्स, राइट? इंडेक्स में अगर हम देखते हैं प्राइस टू बुक लेवल पे तो ओवर द लॉन्ग टर्म देखते हैं तो स्टिल एट एन एवरेज लेवल है एंड बैंक्स के NPA काफ़ी हद तक कंट्रोल में. Q2 के NPA घटे हैं, Q3 में थोड़ा सा निम इम्पैक्ट आएगा, बट फॉरवर्ड अर्निंग्स गाइडेंस अपग्रेड हो चुकी है बिकॉज इंटरेस्ट रेट कटने से लोन ग्रोथ फास्टर होती है. So FY27 can be the year for banks. This is what the market is baking in already.
So that is why we covered a lot of NBFCs and banks with you over the last 6 months. हमने corporate backed NBFCs cover करी, PSU index आपके साथ cover करा, right? And then we also covered the gold lenders with you. So हमने दिगंत सर के साथ आपके लिए वीडियो भी करी थी. So that is one of the index to watch out for in FY27 because it is like valuation wise still at an average level, right? Similarly अगर हम निफ्टी बैंक इंडेक्स देखते हैं तो प्राइस टू बुक पे इट इज स्टिल बिलो द एवरेज, राइट? सो आज 2.3 टाइम्स प्राइस टू बुक है, whereas median 2.6 टाइम्स है, तो इंडेक्स सीम्स टू बी इंटरेस्टिंग. सिमिलरली अगर चार्ट्स देखते हैं तो निफ्टी PSU बैंक्स हैज बीन शोइंग वेरी हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ, right? So this is one of the indexes that one can watch out for. Then निफ्टी अगर हम बैंक देखते हैं तो हमें वैसे NBFCs और प्राइवेट बैंक्स काफ़ी पसंद है, तो आप इंडिपेंडेंटली चेकआउट कर सकते हैं कुछ प्राइवेट बैंक्स, राइट? तो निफ्टी बैंक भी आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम स्टार्टेड रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग. तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो हम स्टॉक स्कैन्स में देख रहे हैं निफ्टी बैंक की, अगस्त 23 से लेके जनवरी 25 तक अंडर परफॉर्मेंस थी, नाउ द रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टार्टेड इंक्रीजिंग. सो वन ऑफ द इंडेक्सेस टू वॉच आउट फॉर, मतलब अगेन कोई ETF इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं, या आप थीमेटिक फंड्स देखते हैं तो कोई फाइनेंशियल सर्विसेज के फंड्स देख सकते हैं. बट रिगार्डलेस हम एज बॉटम्स अप स्टॉक पिकर यहाँ पे एक सिग्नल ले रहे हैं कि दिस इज वन ऑफ द इंडेक्सेस दैट इज स्ट्रॉन्ग इन दिस मार्केट, राइट? Then another index which is coming out of a time correction phase and it is like the 5-year low valuations. तो median P निफ्टी IT की 28.6 है, आज P 27.2 चल रही है. Maybe from a near-term perspective, 3 to 6 months, this is an index which could see a bounce. And especially when we look at the technical charts also, it is also showing a similar trend. The relative strength has started increasing. And also just the 30 DMA has started shaping upwards. Weekly charts देख लेते हैं. तो वीकली चार्ट्स में भी दिखेगा कि बेस फॉर्म हो रहा है, तो दिस बेस इज गेटिंग फॉर्म्ड एंड लेट्स सी इफ इट ब्रेक्स आउट फ्रॉम दिस बेस. बट अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ वीकली चार्ट्स पे अपनी हुई. इंडेक्स अभी भी चॉपी है, बट लाइक देयर इज लेस टू लूज इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर राइट नाउ बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पेसिमिज्म व्हिच हैज कम इनटू दिस लाइक इंडेक्स. पर डेली चार्ट्स पे रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है एंड जस्ट बेस भी इंडेक्स ने तोड़ा है. तो विल बी इंटरेस्टिंग टू सी द निफ्टी IT इंडेक्स एज वेल. Another two sectors which I think are poised to do well, जो हमने auto and sector पे GST beneficiary में cover करा था. There could be like juice in that particular sector for another 3 to 6 months to 1 year because some of the autos या auto ancillary companies still trade at 20 to 23 times earnings. वहाँ पे acquisitions हो रही हैं. They are de-risking themselves from the ICE engine vehicle business. Then pre-engineered building भी हमने discuss करा था. So these are the sectors which are showing strength. Sectors which is not showing good signs at all, if you ask me, is the solar sector today, transformer sector today, and anything to do with B2G businesses. All these sectors which were the heroes of 21 to 24, 25 type cycle, I have been going through a big correction and a time consolidation. Some of the EMS companies also are going through that correction. So things might start looking interesting if the valuation starts getting cheap. So we might do a video with you soon. But यही है crux of कहाँ पे indices में top down opportunities है. तो आप इंडिपेंडेंटली यहाँ पे पढ़ सकते हैं. मैंने आपके साथ लेवल्स भी डिस्कस कर लिए, निफ्टी 50 के, PSU बैंक इंडेक्स डिस्कस करा, निफ्टी बैंक डिस्कस करा, निफ्टी IT डिस्कस करा, एंड देन वी आल्सो लुक्ड एट द टेक्निकल्स along with the Nifty Microcap 250 index and where we also discussed the levels where things might start looking interesting. So this was the video on mutual funds for 2026, ETFs for 2026 and a strategy that one can use for 2026. And another like last जो मैं thematic index भूल गया वो है गोल्ड लेंडर्स का. एंड गोल्ड का अगेन आई डोंट, अगेन मैं क्योंकि इक्विटी का हूँ तो हमने ट्विटर पे पास में बहुत बारी डाला हुआ है कि वाई गोल्ड माइट बी अ पार्ट ऑफ द एसेट एलोकेशन पार्ट, बट बीच में बहुत पैराबॉलिक राइज आ गया था. स्टिल टाइम करे, अभी टाइम करेक्शन थ्रू के फेस के थ्रू जा रहे हैं बट प्राइस करेक्शन नहीं हो रही. तो एक्चुअली में इंडियन रुपी इज डेप्रिसिएटिंग अगेंस्ट डॉलर एंड डॉलर एट द एंड इज लूजिंग वैल्यू अगेंस्ट गोल्ड. तो इस वजह से एक डबल स्टेरॉइड इफेक्ट हो रहा है व्हेन इट कम्स टू इंडियन रुपी अगेंस्ट गोल्ड, which is what is also driving part of the return of the gold in INR terms, right? तो हम लोग gold loan companies ऐसे देख रहे हैं और commodity exchanges देख रहे हैं which might benefit from this volatility. So someone might play it directly via gold, someone might play it via commodity exchanges, someone might play it via the gold lenders. So there are multiple ways to play that factor. So that is also one of the factors which still might continue to do well in the next 1 year as well. So with this, let's go towards the conclusion of this video. So conclusion of this video में हम लोगों ने क्या सीखा? पहले हमने देखा कि active stock picking versus mutual fund investing में क्या फ़र्क है. Then we also learned कि why you should think of yourself as a unit collector. फिर हमने फ्रेमवर्क सीखा कि म्यूचुअल फंड का पिकिंग का फ्रेमवर्क क्या होता है. फिर हमने फ्लेक्सी कैप में आगे फंड्स देखे, स्मॉल कैप में आगे फंड्स देखे, मिड कैप में आगे फंड्स देखे
एंड देन फाइनली हमने क्या करा कि वी ऑल्सो लुक्ड एट कि कौन से सेक्टोरल ईटीएफ्स या फिर पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स में कब इन्वेस्ट करना चाहिए. So this was a complete analysis on mutual funds for 2026. Hopefully you loved it. Do smash the thumbs up button and do hit the subscribe button and do let me know in the comment section below that if you loved this video or not. And कोई भी और इंडस्ट्री या एसेट क्लास को आप जानना चाहें, चाहे वो इन्विट्स हो, रीड्स हो, या कोई इंडस्ट्री एनालिसिस हो लाइक डेटा सेंटर्स हो, एआई हो, या पेपर इंडस्ट्री हो, या कोई भी इंडस्ट्री हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस हमें कौन सी इंडस्ट्री पे करना चाहिए. विद दिस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ एसओआईसी. जय हिंद.